संध्या और शिवानी भारद्वाज परिवार की बहू थी। संध्या बड़ी बहू थी और शिवानी छोटी। उन दोनों की सास का नाम था दमयंती। कुणाल और करण के अलावा घर में उनके ससुर और ननद भी नौकरी करते थे। संध्या और शिवानी जब से ब्याह करके इस घर में आई थी, उन्होंने यही देखा था कि घर के आदमी बाहर का काम देखते हैं और घर के किसी भी मुद्दे के बीच आदमी नहीं पड़ते। हर महीने अपनी अपनी कमाई से सभी एक हिस्सा सास दमयंती के पास जमा करते थे और उसी पैसे से घर का सारा खर्च चला करता था। कुल मिलाकर घर की सारी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी सास दमयंती के पास थी। भाभी, आपने कभी ध्यान दिया है, आजकल तो मम्मी जी बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन रही हैं। ऐसा लगता है सब डिजाइनर पीस हैं। तू अभी नई नई आई है ना, इसलिए तुझे सब नया नया नजर आ रहा है। मैं तो शुरू से जानती हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। आज पहली तारीख का दिन था। घर के नियम के अनुसार आज कमाने वाले लोग जैसे ससुर, दोनों बेटे और ननद सभी एक तय रकम अपनी माँ को दे रहे थे ताकि घर के खर्च आसानी से पूरे हो सके। सभी से उनका शेयर लेने के बाद दमयंती ने लॉकर खोलकर सारा पैसा उसके अंदर रख दिया। शिवानी, मैंने देखा था कि पिछले महीने ही मम्मी जी ने अपने लिए सोने का पेंडेंट बनवाया था और इस महीने कितनी सुंदर चांदी की पायल पहनकर घूम रही है। मजे तो इस घर में सिर्फ मम्मी जी के हैं। रोज नए नए जेवर पहनकर इठलाती घूमती है और हम बहू होकर भी सालों से उन्हीं घिसे पिटे जेवरों को पहन रहे हैं। ये सब तो ठीक है भाभी, लेकिन मम्मी जी इतने जेवर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती हैं? मैंने तो कल ही देखा, सोना 50,000 पार हो रहा है। अब इतनी महंगाई के जमाने में सोना चांदी खरीदना आम आदमी के बस का तो रहा नहीं। इसका मतलब मम्मी जी के पास बहुत पैसा है। अरे बड़ी भोली है तू। मम्मी जी कौन सा कमाने जाती है जो उनके पास पैसा आएगा? तो फिर कैसे खरीद पाती है इतना महंगा महंगा सामान? अरे जो घर खर्च के लिए सब लोग पैसा देते हैं ना, उसी में से बचत कर करके मम्मी जी जिंदगी के मजे ले रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने मम्मी जी को कहते हुए सुना था कि सब लोग 5,000 घर खर्च में बढ़ा दो, इतने कम रुपए में घर नहीं चल पा रहा है। यही तो बात है। मतलब कि मम्मी जी जानबूझकर सबसे घर खर्च के लिए ज्यादा पैसे लेती हैं और बचे हुए पैसों से अपने लिए गहने खरीदती हैं। लेकिन पापा जी या कोई और कभी मम्मी जी से पूछता नहीं कि पिछले महीने जो पैसे दिए वो कहाँ गए? अरे यही तो मजे की बात है। एक बार घर खर्च देने के बाद कोई उन रुपयों का हिसाब नहीं मांग सकता। यही तो इस घर की सालों से परंपरा रही है। ये तो बढ़िया है। अगर घर की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए ना, तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। तुम्हारे हाथ में घर की सत्ता क्यों आएगी? तुमसे बड़ी मैं हूँ। अगर मम्मी जी के बाद कोई घर संभालेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। इस तरह आप और मम्मी जी जीवन भर मजे लेते रहेंगे और मैं बैठकर आप लोगों का मुंह देखती रहूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वो बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। ये फिल्मी डायलॉग ना तू किसी और को जाकर सुनाना। मैंने एक बार कह दिया ना, घर की मुखिया मैं बनूंगी, तो इसका मतलब है कि मैं ही बनूंगी। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी ये सब और बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं आज शाम को ही सबसे बात करती हूँ। शाम के समय जब सभी लोग अपनी अपने जॉब से वापस घर आए तो शिवानी ने घर खर्च का मुद्दा छेड़ दिया। पापा जी, दीदी, आप सब लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या? आप सभी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और मेहनत की कमाई में से घर खर्च के लिए मम्मी जी के हाथों में रुपए देते हैं, लेकिन मम्मी जी उन रुपयों से घर की नहीं अपनी भलाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद देख लो। मम्मी जी के पैरों में नई पायल है। वो लगभग हर महीने अपने लिए लाइट डिजाइनर साड़ियाँ खरीद कर लाती है। इतना ही नहीं, अब तो वो सोने की नई नई ज्वेलरी पहने भी दिखाई देती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ये सारा सामान घर खर्च के पैसों से ही लिया है। छोटी सही कह रही है। पिछले कई महीनों से मैं उन्हें लगातार सोना चांदी खरीदते देख रही हूँ। बस बहुत हो चुका, अब ये नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ आप सब लोग मेरे हाथों में पैसे दीजिए। घर मैं चला कर देखती हूँ, वो भी मम्मी जी से कम रुपयों में। अरे शिवानी से बड़ी मैं हूँ। मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं इस घर में आई थी, इसलिए शिवानी नहीं, मैं घर चलाऊंगी।
अरे चुप करो तुम दोनों। जब तक मैं जिंदा हूँ घर की चाबी मेरे पास ही रहेगी। यही इस घर की परंपरा है। तुम दोनों को ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी घर की चाबियां संभालने वाली। माँ अब तो रहने दो। आपके खिलाफ तो आपकी दोनों बहुओं ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। आपकी कुर्सी तो हिल चुकी है, इसलिए आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा माँ। बहुओं की बगावत के कारण अब घर की चाबियां अपने हाथों में लेने के लिए तीनों सास बहू के बीच में महाभारत होने लगती है। मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम तीनों घर संभालने के लिए तैयार हो तो तुम तीनों के लिए वोटिंग करवा देते हैं। जिसके लिए ज्यादा वोट पड़ेंगे वही घर संभालेगा। बोलो मंजूर? ये कैसा सोल्यूशन हुआ पापा जी? अब घर में तो 5-6 लोग ही हैं। 5 लोगों में क्या वोटिंग होगी और क्या रिजल्ट आएगा? अरे किसने कहा कि हम 5 ही लोग तुम्हें वोट देंगे? अपनी सारी सहेलियों को और आसपास वाली औरतों को भी बुला लो। रिश्तेदारों में भी जिसको अपनी वोटिंग बढ़वानी हो, बुलाना चाहो बुला लो। अब जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही विनर माना जाएगा। तुम्हारे लिए यहाँ पर हम पोलिंग बूथ भी लगवा देते हैं। घर की सत्ता की बात हो रही है भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और हाँ, नियम ये रहेगा कि जो भी चुना जाएगा अगले 4 सालों तक वही घर संभालेगा। अगला मुखिया 4 साल के बाद ही चुना जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। और वोटिंग के बाद जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे सभी को उसे बिना किसी विवाद के घर का मुखिया मानना होगा। बोलो है मंजूर? अच्छा ठीक है। हाँ मुझे भी मंजूर है। जी मुझे भी मंजूर है। तो फिर तय रहा, आज से ठीक 15 दिन बाद तुम तीनों के लिए वोट डाले जाएंगे। तब तक तुम तीनों अपने अपने इलेक्शन के लिए तैयारी कर लो। इतने सालों से ये घर मैं ही तो चला रही हूँ और ये कल की आई बहुओं के कारण आज इस घर में इलेक्शन की नौबत आ गई है। इन कल की आई लड़कियों को क्या पता कि घर कैसे चलाया जाता है। मेरी उम्र बीत गई है यही काम करते हुए। जब 4 दिन घर का खर्च चलाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे भाई दमयंती, तुम्हारी दोनों बहुएं अब तुम्हारी प्रतिद्वंदी बन गई है। अगर तुम्हें सत्ता में रहना है तो कुछ दिमाग लगाओ और इलेक्शन में अपना जादू बिखेरो। आप तो बस चुप ही रहिए जी। ये आप ही का आइडिया था ना, इलेक्शन करवा देते हैं। जब घर की बड़ी मैं हूँ तो बहू का इलेक्शन में खड़े होने का मतलब क्या है? ये सब आग आपकी ही लगाई हुई है, इसलिए आप तो मुझसे बात ही मत करिए। अरे भाग्यवान, मैंने तो बिल्कुल कायदे की बात की। तुम तीनों घंटे से बहस कर रही थी और इस तरह की बहस का कोई हल तो निकलने वाला था नहीं। इसीलिए घर की सुख शांति और तुम तीनों के झगड़ों को खत्म करने के लिए मैंने ऐसा हल बताया जिससे तीनों को एक बराबर मौका मिल सके। और इलेक्शन में आप साथ किसका देंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको बीवी से ज्यादा बहुएं प्यारी हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दमयंती। तुम मेरी पत्नी हो और इलेक्शन में मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छा सा चुनाव चिन्ह सोच लो। 35 साल से मैं इस घर पर राज कर रही हूँ, इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह होगा कुर्सी। और देखना कुर्सी पर जीत तो मेरी ही होगी। वाह भाई वाह, चुनाव चिन्ह तो तुमने बहुत दमदार चुना है। अब देखते हैं दोनों बहुएं अपने लिए क्या चुनाव चिन्ह ढूंढती हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे सामने ये दोनों टिक नहीं पाएंगे। मैंने तो बस उनका मन रखने के लिए इलेक्शन करवाया है। उन्हें भी पता चल जाए कि बहू चाहे कितने भी पुरानी हो जाए, बहू बहू रहती है और सास सास होती है। इलेक्शन की बात करके ससुर जी ने जैसे पूरा खेल मेरी तरफ कर दिया। इलेक्शन में जीतने के लिए मैं साम दाम दंड भेद किसी भी बात से पीछे नहीं हटूंगी। कुछ भी करके मैं जीत हासिल करके रहूंगी और दिखा दूंगी उन दोनों को कि छोटी हूँ तो क्या हुआ, घर की मुखिया बनने की सबसे ज्यादा काबिलियत तो मेरे अंदर ही है। शिवानी और माँ जी मिलकर इलेक्शन जीतने के लिए रणनीति बनाने में लग गए होंगे। मुझे भी जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा जिससे कि बाजी मेरे हाथ में आ जाए और माँ जी और शिवानी देखते रह जाए। कुणाल जी, मैं देख रही हूँ आप बहुत चुप चुप हो। मेरे इलेक्शन में खड़े होने से खुश नहीं हो क्या? अगर मैं जीत गई तो भलाई तो हमारी फैमिली की ही होगी ना। देखो मम्मी जी कैसे गहनों में लदी रहती है। हमारी भी 2 बेटियां हैं। घर की चाबी मेरे पास होगी तो मैं भी पैसे बचाकर अपनी बेटियों के लिए कुछ गहने बनवा लूंगी। आपकी तो प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं, क्या भरोसा। लेकिन मुझे तो अपनी बच्चियों के बारे में सोचना पड़ेगा ना।
अरे मैं चुप नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू चुनाव में खड़ी हुई है तो तेरे लिए चुनाव चिन्ह क्या रखूं। देखो जी, मैं ना चाबियां अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले अपनी तिजोरी भरने वाली हूँ, इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह होगा तिजोरी। परफेक्ट, और एकदम यूनिक भी। करण जी, मम्मी जी और भाभी ने अपना अपना चुनाव चिन्ह चुन लिया है। अब मुझे भी एक अच्छे से चुनाव चिन्ह की जरूरत है। आप कुछ बताइए ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शिवानी, तुम ऐसा करो, अपना चुनाव चिन्ह बेलन रख लो। रोटी बनाते हुए तुम्हें ये आइडिया आया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेलन चुनाव चिन्ह तुम्हारे लिए बहुत लकी रहेगा। चुनाव चिन्ह का चयन तो हो गया, लेकिन आगे की रणनीति भी तो बनानी होगी। ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों को पीछे छोड़कर मैं इलेक्शन में आगे निकल जाऊं। दमयंती अपने कमरे में बैठी हुई चुनाव जीतने के लिए तिगड़म लगा रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। ये अच्छा आइडिया है, सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को फोन करके अपने पक्ष में कर लेती हूँ। मैं सास हूँ, मेरी बात पर हर कोई झट से भरोसा भी कर लेगा। संध्या और शिवानी के खिलाफ उनके मन में ऐसी बातें भर दूंगी कि वे लोग इन्हें वोट देना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब आएगा मजा। दमयंती एक एक करके सारे रिश्तेदारों को फोन मिलाती है। जीजी, क्या हाल चाल है आपके? अरे जीजी, आपके लिए तो 5 किलो अचार बना के रखा है, आप आकर ले जाइए ना। अरे नहीं, चलिए मैं ही भिजवा देती हूँ। लेकिन आपको पता है ना, आजकल की बेटा बहू सब अपनी मन मर्जी के हो गए हैं। माँ बाप के काम करना तो फिजूल लगता है आजकल की पीढ़ी को। क्या बात है भाभी, बहुओं से कुछ खटपट हो गई है क्या? अरे जाने दीजिए ना, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं खटकती ही हैं। परिवार है, परिवार में 10 तरह की बातें होती रहती है, लेकिन कभी बच्चों के लिए अपने मन में गलत बात नहीं लाना। हाँ, अरे क्या बताऊं आपको, दोनों बहुएं मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ी हो गई है। कहती हैं उन्हें अब सास के घर चलाने पर भरोसा नहीं रहा, घर की चाबियां वो खुद संभालेंगी। हैं? बड़ी टेढ़ी रीत चला रहे हो भाभी आप लोग। बहू कौन होती है सास से चाबी मांगने वाली? बस जीजी, यही बात साबित करनी है अब मुझे कि सास के सामने बहू की हैसियत नहीं, और आपको ना मेरा साथ देना है। अरे आप चिंता न करो भाभी, हम आप ही के साथ हैं। ठीक है जीजी, फिर रविवार को शाम को 4 बजे मेरे घर पर आ जाना अपनी बहुओं को लेकर। मैंने इलेक्शन से पहले एक छोटी सी चाय पर चर्चा भी रखी है। अरे बिल्कुल पहुंच जाऊंगी, और बाकी रिश्तेदारों को भी ले आऊंगी। ये हुई ना बात, लग गया तीर निशाने पर। अब इस उम्र में मैं घर घर जाकर चुनाव प्रचार तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन सबको चाय पर तो बुला ही सकती हूँ। एक अच्छा सा भाषण तैयार कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ ये दोनों कैसे मेरे सामने घुटने टेक देती हैं। दमयंती बारी बारी से अपने सभी रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाओं को फोन करके रविवार को अपने घर चाय पर बुला लेती है। रविवार के दिन, बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी दोनों बहुओं ने मेरे खिलाफ बगावत करके घर में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। उन्हें अब मेरे इस घर को चलाने से समस्या है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि ये बूढ़ी क्या इतने बड़े परिवार को चलाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि माना इन दोनों के पास मुझसे ज्यादा डिग्रियां हैं, इन्हें अंग्रेजी में पटर पटर करना आता होगा, लेकिन इस बूढ़ी के पास, अरे इस बूढ़ी के पास अनुभव और दूर तक देखने की नजर है, और घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। क्या बात कर रही हो मम्मी, आपकी तो दूर की नजर कमजोर है। बिना चश्मे के आपको दिखाई कहाँ देता है, और बात कर रही है इनके पास दूर की नजर है। स्वाति की बात सुनकर दमयंती का भाषण सुन रही सारी औरतें ठहाका लगाकर हंसने लगती हैं। तू ना जीवन भर बेवकूफी रहना, पता नहीं कैसी बेटी है, माँ का साथ देने की बजाय यहाँ बैठकर मेरी टांग खिंचाई कर रही है। दमयंती अपनी लच्छेदार बातों से सभी औरतों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है, और चाय पार्टी के बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। देख रहे हैं आप, मम्मी जी ने तो अपने लिए चुनाव का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया ना, तो सारे वोट मम्मी जी बटोर कर ले जाएंगे। अरे लेकिन करे तो क्या करे, कुछ ऐसा सोचो जो सब लोग मम्मी को छोड़कर तुम्हारे पक्ष में हो जाए। आ गया एक मजेदार आइडिया।
आप ऐसा करो, सबसे पहले तो मेरा एक बढ़िया सा फोटो खींचकर एक बैनर बनवा दो, जिसे हम अपने घर के बाहर लगवाएंगे। उसके बाद हम लोग घर घर जाकर कॉलोनी की औरतों को गिफ्ट में साड़ियाँ बांट देते हैं। साड़ी लेने के बाद तो सब लोग वोट मुझे ही देंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बढ़िया है, मैं आज ही साड़ियाँ खरीद कर लाता हूँ। कुणाल और संध्या एक एक करके कॉलोनी में सभी के घर जाते हैं और उसे ही वोट देने की विनती करके एक एक साड़ी देकर अपने घर लौट आते हैं। मुझे नहीं लगता कि साड़ी मिलने के बाद अब किसी के भी मन में तुम्हें वोट देने के लिए कोई डाउट बचेगा। ये इलेक्शन तो अब तुम ही जीतने वाली हो। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मम्मी जी और भाभी ये इलेक्शन जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और इतना ही नहीं, उनके चुनाव प्रचार में उनके पति भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक आप ही हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं जीतूं या हारूं। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि मैं इलेक्शन जीतूं। अरे तुमको ऐसा क्यों लगता है भाई? और मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम जीत जाओ? अच्छा ठीक है, देखो मैं भी ना खुले दिल से खर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्हें ये इलेक्शन जीतने के लिए जो करना हो कर सकती हो। अच्छा, तो एक बात बताओ, भाभी ने सबको साड़ियाँ बांटी हैं और पार्टी मम्मी जी घर बुलाकर पहले ही दे चुकी है। क्यों ना मैं सबको सूट ला कर दे दूँ? आजकल वैसे भी हर कोई सूट ही पहन रहा है। और हाँ, बढ़िया सूट पीस लाना, थोक में सस्ता माल उठाकर मत ले आना। शिवानी ने भी जीतने के लिए तीर चला दिया था। घर घर जाकर सबको सूट देकर उसने अपने लिए वोट पक्का कर लिया था। चुनाव वाले दिन फूलों से सजाकर एक पोलिंग बूथ बनाकर तैयार कर दिया गया था। अड़ोस पड़ोस के अलावा संध्या, शिवानी और दमयंती ने अपनी अपनी सहेलियां और रिश्तेदारों को भी वोटिंग के लिए बुला लिया था। नियम के अनुसार आज इलेक्शन में खड़े होने वाले तीनों कैंडिडेट वोटर से नहीं मिल सकते थे। इसीलिए दोनों बहुएं और दमयंती अंदर अपने कमरे में बैठी भगवान से अपनी जीत की कामना कर रही थी। बाहर वोटिंग बूथ पर कमला, आज किसको वोट देने वाली हो? अरे क्या बताऊं बहन, बड़ा दिमाग घूम रहा है हमारा तो। अब इनकी बड़ी बहू साड़ी दे गई थी और छोटी सूट, और सच्ची बताऊं तो कपड़े ना दोनों के ही बिल्कुल बेकार थे। मेरी तो काम वाली ने भी लेने से मना कर दिया। तो वोट सूट को देगी या साड़ी को? अरे जाने दो ना बहन, ना हम सूट को देंगे ना साड़ी को। हम तो दमयंती बहन को वोट दे देते हैं, झंझट ही खत्म। क्या कहती हो? ये तूने सही कहा। संध्या को देंगे तो शिवानी के साथ न्याय होगा और शिवानी को देंगे तो संध्या के साथ। इसलिए हम तीसरे बंदे को ही वोट दे देते हैं। इस तरह एक एक करके सारी महिलाएं आती हैं और वोट डालकर चली जाती हैं। शाम के समय आप तीनों यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपकी वोटों की गिनती करके आपके रिजल्ट बताऊंगी। तीनों सास बहू जाकर सोफे पर बैठ जाती है और काउंटिंग होते हुए देखने लगती है। संध्या भाभी आपको 15 वोट मिले हैं, शिवानी भाभी आपको 17 और मम्मी आपको मिले हैं पूरे 24 वोट। बधाई हो, इस इलेक्शन में मम्मी ने आप दोनों को अच्छे खासे मार्जिन से हराया है और इस तरह से हमें हमारा अगला नेता मिल गया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम एक बार और काउंटिंग करो तो, जरूर कोई गलती हुई है तुमसे। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम एक बार और काउंटिंग करो, जरूर कोई गलती हुई है। दोनों भाभियों की बात सुनकर ननद स्वाति एक बार फिर से काउंटिंग करती है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि अभी भी गिनती तो वही थी। इलेक्शन जीतने की खुशी में दमयंती तो बिना ढोल बाजे के ही मगन होकर नाचने लगी थी, लेकिन दोनों बहुओं की सूरत रुआसी हो गई। देखो, वोटिंग के नियम पहले ही तुम तीनों को बता दिए गए थे। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे उसे ही विजेता माना जाएगा। अब तुम दोनों भी खुशी खुशी इस सच को स्वीकार कर लो कि घर की मुखिया तुम्हारी सास दमयंती ही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सासू माँ। आप ये इलेक्शन जीतकर बस 4 साल के लिए मुखिया बनी हो, लेकिन अगली बार मैं आपको हरा कर ही रहूंगी। अरे हाँ हाँ, देख लूंगी मैं तुझे 4 साल बाद भी। तूने वो कहावत सुनी नहीं है शायद कि बाप बाप होता है। अरे रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो सास बहू का इलेक्शन कराने में जो पैसा पानी की तरह बहाया गया है, उसका हिसाब भी तो होना है। अरे माँ, अब जीत ही गई हो तो जरा इलेक्शन में जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसा करते, सारा खर्च एक जगह लिखकर जोड़ लेते हैं और 3 हिस्सों में बांट देते हैं। क्यों?
अच्छा कुणाल बेटा, जरा बताना तुमने कितना खर्च किया? संध्या का फोटोशूट, पोस्टर मेकिंग, पैम्फलेट और गिफ्ट सब मिलाकर मेरे 30,000 रुपए लगे हैं। और करण बेटा, तेरा कितना खर्च हुआ? मेरा भी सब जोड़कर 35,000 के लगभग लग गया है। पापा, आपका कितना खर्च हुआ? मेरा तो बेटा 500 रुपया लगा। मैंने अपने फोन से तेरी माँ की फोटो खींची थी और जाकर सस्ते फ्लैक्स बैनर पर प्रिंट करा ली। ना तो हमने पैम्फलेट छपवाए, ना ही मोहल्ले पड़ोस में कोई गिफ्ट बांटे। बस 2 किलो दूध लाकर चाय बनाई और उसी से चाय पार्टी देकर तेरी माँ ने ये इलेक्शन जीत लिया। तो बेटा ऐसा है कि खर्च में कोई शेयरिंग नहीं होने वाली। तुमसे किसने कहा था पैसे को पानी की तरह बहाने को? और अगर बहाया है तो खुद भुगतो। बेचारी संध्या और शिवानी के साथ तो वही बात हो गई थी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। चाबी तो छूने को भी नहीं मिली। ऊपर से जो कई सालों से पति की नजर बचा बचा कर पैसे जोड़ रखे थे वो भी लुट गए। बेटा 4 साल बाद फिर से इलेक्शन कराने हैं या नहीं? और नहीं नहीं नहीं, हमें कोई इलेक्शन नहीं करवाना माँ जी। अजीब है ना, लेकिन सच में राधा की बहू मीता को एक ऐसी ही चोरी की आदत लग गई थी। जहां वो कभी किसी होटल से चम्मच चुरा लेती तो कभी किसी दुकान से टॉफी। शुरू में तो उसकी इस आदत को कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब ये आदत बढ़ गई तो एक दिन मेरे पास कितना अच्छा कलेक्शन है चोरी के सामान का। ये ताज का चम्मच और ये देवरानी का चश्मा। इनकी जेब से पैसे तो इतने चोरी कर चुकी हूँ कि अब तो बोर ही हो गई हूँ। पीछे से सास आ जाती है। चोरनी बहू, एक दिन तेरी इस अलमारी का ताला तोड़ दूंगी। अरे माँ जी वाह, ताला तोड़ेंगी आप और चोर कहलाऊंगी मैं? बड़ी आई ताला तोड़ने वाली। सास वहां से चली जाती है, पर बहू के हाथ में सास का हेयर क्लिप था। आई थी सबक सिखाने, मैंने तो उनकी ही हेयर क्लिप चुरा ली। वो हेयर क्लिप जल्दी से अंदर रख लेती है। एक दिन मीता पति के साथ एक शादी में जाती है जहाँ कई लोग होते हैं। जाती तो बिना शॉल के है, लेकिन आते वक्त उसके हाथ में एक सुंदर सा लाल रंग का शॉल होता है। अरे मीता, ये शॉल किसका है? किसका है मतलब? मेरा ही है। अरे पर जाते वक्त तो नहीं था। अब ना तुम्हारा ध्यान मुझ पर क्यों होगा? शादी को इतने साल जो हो गए हैं। पति कुछ नहीं कहता। दोनों घर आ जाते हैं। मीता जल्दी से अलमारी खोलती है और शॉल उस पर रखकर ताला लगा देती है। अरे ये अलमारी में हमेशा ताला क्यों लगा रहता है? मैं भी नहीं जानता कि मेरे ही कमरे की एक अलमारी के अंदर क्या क्या रखा है। मीता पति को आंख दिखा देती है और वहां से चली जाती है। एक दिन वो सास के साथ बाजार जाती है। भैया, आम कितने के दोगे? 100 रुपए के 5। अरे भैया 6 दे दो 100 रुपए के। नहीं नहीं अम्मा जी, नहीं हो पाएगा। अच्छा दे दो, चलो। सास आम लेकर घर आ जाती है, लेकिन ये क्या, घर में तो 7 आम थे, तो ये 2 आम। सास समझ जाती है कि हो ना हो ये काम बहू का ही होगा। वो अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, बहू की चोरी करने की आदत से काफी परेशान हो गई हूँ। अच्छे घर की संपन्न बेटी और बहू बनने के बाद भी शौकिया तौर पर वो छोटी छोटी चीजें चोरी करती है। ये क्या बात कर रही हो माँ? शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा ये मेरा वहम है। हाँ बेटा, अब कुछ भी करके उसकी ये आदत को खत्म करना ही होगा। हाँ माँ, अब ये तुम ही सोचो, मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये बोलकर बेटा तो चला जाता है, लेकिन सास का दिमाग चलने लगता है और जल्द ही उसे आइडिया भी आ जाता है। बहू चल, आज मुझे एक चश्मा खरीदना है, जरा मार्केट तक चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए ना। सास उसे लेकर एक चश्मे की दुकान में जाती है। आदत के अनुसार बहू एक चश्मा धीरे से चुरा कर अपने पर्स में रख लेती है।
दुकान के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त बहन जी, आप अपना पर्स चेक कराइए। बहू सक पका जाती है। क्यों? मैं क्यों अपना पर्स दिखाऊं? मैं तो नहीं दिखा रही। ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बहू दिखा देना, क्यों जिद कर रही है? कौन सा तूने इन लोगों का कोई चश्मा चुरा लिया है जो डर रही है? बहू धीरे से पर्स खोलती है जिसमें से वो चोरी का चश्मा निकल जाता है। आपकी बहू चोर है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इसे सजा मिलेगी। हे भगवान, बहू तू चिंता न कर, मैं ना तुझे खाना देने जेल आ जाया करूंगी। हाँ अरे मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं? मैं और जेल? न न न न न, एक छोटे से चश्मे की जेल? मैं पैसे दे देती हूँ बस इसके। अरे चोरी तो चोरी होती है, छोटी बड़ी क्या, सजा तो मिलेगी ही। बहू अब सास और दुकानदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज बचा लीजिए बस। मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं करूँगी। शौक में मैंने बड़ी गलत आदत पाल ली थी, मुझे माफ कर दीजिए। सास दुकानदार से बहू को छोड़ने का आग्रह करती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते सास दुकानदार का हंसकर शुक्रिया करती है। वर्मा की बहू बहुत दुखी रहती थी। वजह थी तुलना। मिसेस वर्मा हमेशा अपनी बहू की तुलना पड़ोस के शर्मा जी की बहू पवित्रा से करती थी। लीजिए माँ जी, ढोकला बनाया है। हैं? ये क्या? ढोकले पे रंग नहीं आया है ठीक से। एक बार शर्मा जी की बहू ने ढोकला बना के भेजा था, अरे अभी तक जीभ को स्वाद याद है उसका। अब खा के तो देखिए, तभी तो स्वाद पता चलेगा ना। मजा नहीं आया बहू, ठीक ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, और बेहतर हो सकता था। अरे क्रिकेट कमेंट्री क्यों कर रही हो? खाना हो तो खाओ वरना रख दो। ला बहू मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। ससुर जी बहू के सपोर्ट के लिए होते तो थे, पर हमेशा नहीं। बहू मार्केट जा रही है? माँ जी अभी रेडी होकर जा रही हूँ। हाँ हाँ, हो ले रेडी। वैसे शर्मा जी की बहू तो ग्रोसरी लेकर आ भी गई। सुबह 4 बजे जो उठ जाती है। मैं रात को 12 बजे तक काम करती हूँ मम्मी, सुबह 4 बजे तो उठ नहीं सकती ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी वैसे क्या क्या लाना है बाजार से? 1 किलो शर्मा जी की बहू जैसी तेजी ले आना अपने काम में। 2 किलो शर्मा जी की बहू जैसी अकल भी ले आना अपने लिए। माँ जी मुझे पसंद नहीं है कि आप हमेशा किसी और से मेरी तुलना करती रहो। अरे पसंद नहीं है या शर्मा जी की बहू से जलती हो है? मैं क्यों जलूंगी? अरे क्यों नहीं जलेगी, हर काम में आगे है तुझसे शर्मा जी की बहू। जलाकर जलन से भी आगे बढ़ जाते हैं लोग। मम्मी जी सामान की पर्ची दे दो। पर्ची? मैं? अरे व्हाट्सएप कर दिया तुझे पहले ही। थोड़ी तो स्मार्ट बन जा, फिर कहती है मेरी तुलना मत करो। ऐसा नहीं था कि सास अकेले में ही बहू के काम में खोट निकाल के उसे शर्मा जी की बहू से तोलती थी। कई बार मेहमानों के सामने भी बहू को नीचा देखना पड़ता था। देखिए, आदर्श बहू की परिभाषा क्या होती है ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन दिखा ज़रूर दूंगी। हमारे पड़ोस में शर्मा जी की बहू रहती है। अरे उसकी तारीफ में एक किताब लिख दो ना तो भी कम है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती है वो। मम्मी जी ब्रह्म मुहूर्त में तो मुर्गे भी जाग जाते हैं वैसे। वही तो, मुर्गे भी जाग जाते हैं पर तुमसे जागते नहीं बनता। जाओ जाके मेहमानों के लिए कुछ बना कर ले आओ, बातें मत बनाओ। बहू वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के सामने हुई इंसल्ट को सह नहीं पाती और नाश्ता तैयार करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसू पोंछ लेती है।
मेहमानों के लिए उदास मन से नाश्ता नहीं बनाना चाहती। बहू, थोड़ा जल्दी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। बर्तनों से बात करने लगी हो क्या? मम्मी जी, वो प्लेट्स नहीं मिल रही थी, ये लीजिए नाश्ता। प्लेट मिलेगी कैसे? अरे सामान को व्यवस्थित रखती कहाँ हो आप, बहू रानी जी? सॉरी मम्मी जी। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? शर्मा जी की बहू ने फिर पूरे परिवार के लोगों के लिए उसी वक्त फिर से खाना बनाया। अरे भैया, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं। मिसेस वर्मा की बहू इतना परेशान हो जाती हैं कि मन बना ही लेती है कि अब वो खुद शर्मा जी की बहू के पास जाएगी। नमस्ते पवित्रा, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आया करो ना यार, पड़ोसन हो। बताओ क्या बनाओ तुम्हारे खाने के लिए? वो दरअसल बात यह है कि मुझे ना थोड़ी मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ, हिचकिचा क्यों रही हो? बताओ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे दो ना। क्या? किस बात की ट्रेनिंग? मेरी सास ना हमेशा मेरी तुलना तुमसे करती रहती है। हमेशा कहती रहती है, शर्मा जी की बहू इतनी अच्छी है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। शर्मा जी की बहू तो इतनी स्मार्ट है, तुम में अकल ही नहीं है। शर्मा जी की बहू का घर कितने अच्छे से मेंटेन्ड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे ही सीख लूं और तुम जैसी ही बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी अच्छी तो हो, इतनी मेहनती तो हो, हमेशा काम में लगी रहती हो, और तुम्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने की ज़रूरत है तुम्हारी सास को, वो भी सबक। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी सास को तब पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अगले दिन शर्मा जी की बहू मिसेस वर्मा जी के यहाँ आती है। अरे बहू देख, शर्मा जी की बहू आई है। नमस्ते माँ जी, और बताइए कैसी हैं आप? अरे बस थोड़ा शरीर साथ नहीं देता, अब उम्र भी तो हो गई है ना। आपको तो मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। वो सुबह योगा करती है, शाम को वॉक करती हैं, और आपने देखो अपनी कैसी हालत बना रखी है। अच्छा अच्छा, ध्यान रखूंगी मैं भी। अरे बहू, कुछ ले आ शर्मा जी की बहू के लिए। बताओ क्या खाओगी? जो आप खाएंगी मैं भी खा लूंगी। अरे मुझे तो कुछ फ्राइड यानी कुछ मसालेदार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप इतना अनहेल्दी खाएंगी तो कैसे चलेगा? अरे कुछ सीखिए मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा हेल्दी खाना ही खाती हैं और परिवार के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। हाँ हाँ, सीख लूंगी। देखो, ऐसे तुलना नहीं करते बेटा, हम सब अलग अलग होते हैं ना। तभी सास बात पलटते हुए बहू पे चीखती है। अरे बहू जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगी? अरे माँ जी, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हैं? घर में अशांति होगी। सीखे मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा प्यार से और धीमे से बात करती हैं। आज तो सास की शामत आ गई थी। जिस शर्मा जी की बहू की वो हमेशा तारीफ करती थी, आज वही घर आकर मिसेस वर्मा के हर काम में खोट निकाल रही थी। आप ठीक है, मैं धीरे बोलती हूँ। बहू, ओ बहू, आजा बेटा, प्यारी बहू, कुछ खाने को लिया। देखिए, आप ना तो व्यायाम करती हैं ना योगा, और किचन तक चलने में भी आलस कर रही हैं। अपनी बहू से कितना काम करवाती हैं, जबकि थोड़ा बहुत हाथ तो आप भी बटा सकती है ना? कुछ सीखिए मेरी सास। हाँ, यानी मिसेस शर्मा से। जी बिल्कुल सीख लूंगी, लेकिन अभी ना मुझे पूजा करनी है तो मैं चलती हूँ। मिसेस वर्मा वहां से खिसक जाती हैं। बहू और पवित्रा मिसेस वर्मा की हालत देखकर हंसते हैं। तो समझ गई अब क्या करना है? हाँ, जब वो मुझे शर्मा जी की बहू से कुछ सीखने का बोलेंगी तो मैं भी उन्हें शर्मा जी की बहू की सास से कुछ सीखने का बोल दूंगी।
हाँ, ऐसे ही सबक सिखाना है तुम्हारी सास को। वैसे मेरी सास गलत नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे तुम भी ना वर्मा जी की बहू। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मिसेस वर्मा ने कभी बहू की तुलना शर्मा जी की बहू से नहीं की।